है। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब ये क्या चीज है समझते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तब आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले लिया कि मतलब मेरे पास दो नंबर है, मान लो एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ठीक है। एक तो नंबर मेरे पास ए है और एक नंबर बी है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि जो इनका प्रोडक्ट है वो मान लो सी है, ठीक है। मैंने बोला एक नंबर ए है एक नंबर बी है और मान लो इनका जो प्रोडक्ट है वो सी है। अब तुम मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ले लिया कि लेट ए जो है वो 10 को अप्रोच कर रहा है। ये जो एरो होती है ना, ये वाली जो एरो होती है, ये इस बात को डिनोट करती है कि ये अप्रोचिंग क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि जो ए यहां पर है वो 10 को अप्रोच कर रहा है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। मान लो बी जो है अपना वो 5 को अप्रोच कर रहा है, बी जो है अपना मान लो ये 5 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ क्या हम सी पर कमेंट कर सकते हैं कि सी कहां पे जाएगा? बताओ, जो सी ए इंटू बी के थ्रू आया 15। है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है 50 को अप्रोच करेगा यार, ठीक है। सी कहां जाएगा? तो सी डेफिनेटली करेगा 50 को अप्रोच, ठीक है। क्योंकि अगर ए 10 अप्रोचिंग है तो ए किस तरह की क्वांटिटी है? या तो 10.00001 टाइप की है, या तो 10 से हल्की सी बड़ी है, या 10 से हल्की सी छोटी है। मतलब या तो 10.0001 टाइप की है या फिर 9.999 टाइप की है। अगर हम बात करें बी की, तो या तो वो 5.00001 टाइप का नंबर है, या फिर वो 4.999 टाइप का नंबर है, या तो 5 से हल्का सा बड़ा या 5 से हल्का सा छोटा। ये मतलब होता है अप्रोचिंग का। अब मैं अगर इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है वो पक्का 50 को अप्रोच करेगा, पक्का वो 50 की तरफ ही जाएगा। दिख रहा है क्लियरली अपने को, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अगर हम एक रिलेशन ले रहे हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और यहां पर हम डायरेक्टली कमेंट कर पा रहे हैं, यहां पर हम क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टली सी पर कमेंट कर पा रहे हैं कि अगर ए इसको अप्रोच करेगा, बी इसको अप्रोच करेगा, तो सी इसको अप्रोच करेगा। अगर हम डायरेक्टली कमेंट जब भी कर पाते हैं, जब भी हमारे सामने कोई क्या कहते हैं अपोजिशन क्रिएट नहीं होता, कोई भी हमारे सामने कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन, तो उस केस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये जो फॉर्म हमारे सामने लिखा हुआ है लिमिट का, इसका नाम है डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां पर लिमिट हमने निकाल दिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई कुछ कमेंट करने में, ठीक है। जब भी दिक्कत आती है, दिक्कत कब आएगी? जब दोनों एलिमेंट क्रिएट करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों एलिमेंट क्रिएट करेंगे अपोजिशन, तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो वहां पर हम सी कहां जा रहा होगा इस चीज पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कब आता है, कैसे आता है, अभी देखने वाले हैं अपन इस चीज को, ठीक है। तो पहले एग्जांपल में तो हमने क्या किया, डायरेक्टली कमेंट कर दिया, बिना कुछ देखे, बिना कुछ मतलब बिना कुछ कंडीशन लगाए बोल दिया कि यार पक्का सी 50 को अप्रोच कर पा रहा होगा। तो अगर हम श्योर हैं इस चीज के लिए कि वो यही अप्रोच करेगा, तो उस फॉर्म को हमने क्या बोल दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म बोल दिया हमने उसको, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं तो हमें और धीरे धीरे फील होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ले लिया कि मान लो ए इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ए इज अप्रोचिंग टुवर्ड इन्फिनिटी और बी इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तुम बताओ मुझे सी कहां जाएगा? बताओ मुझे सी कहां जाएगा? तो यार ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी सी भी की इन्फिनिटी को ही तरफ। अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। वैसे ही बहुत बड़ी क्वांटिटी है खुद, उसको भी बहुत बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट भी कहां जाएगा? तो प्रोडक्ट भी सर्टेनली इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो यहां भी हम डायरेक्टली कमेंट कर पा रहे हैं, यहां पर भी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म का एग्जाम्पल है। अब बातें अपन कॉन्ट्राडिक्शन कब क्रिएट होता है वो देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ले लिया कि मान लो ए जो है ये तो अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, ए तो अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, और बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अब यहां दिक्कत है, देखो यहां पर क्या, यहां पर प्रॉब्लम है यार, यहां पर दिक्कत आएगी। यहां हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि हमारा सी जो है वो कहां जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए तो जीरो अप्रोचिंग है, तो एक ऐसी क्वांटिटी है एकदम जीरो के पास में, एकदम जीरो के पास में, मतलब 0.000 ऐसे थाउजेंड मिलियन बिलियन जीरो होंगे, फिर कहीं वन आ रहा होगा, ठीक है। जीरो अप्रोचिंग का मतलब क्या हुआ? जीरो के एकदम पास में, तो 0.1000 मिलियन बिलियन जीरो, और वन कहीं इस तरह से आ रहा होगा। इस तरह का क्वांटिटी ए है यहां पर। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, बी तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम कभी एंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मतलब 999 ऐसे 9 मतलब हमारे पास मिलियन बिलियन ट्रिलियन 9 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो अब दिक्कत है। अब हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट हमारा कहां जा रहा होगा, डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। अब ये डिपेंड करेगा किस पर, कि इन दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, इन दोनों में कौन
किसके रिस्पेक्ट में डोमिनेट कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो एक जो है जीरो है, अगर वो डोमिनेट किया, अगर उसकी वैल्यू ने डोमिनेट किया इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर वो वैल्यू लीड करेगी यहां पर, तो ए ये चाहेगा, क्योंकि वो खुद जीरो है, तो वो ये चाहेगा कि आंसर को मैं डिसाइड करूं, ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से चले, ठीक है। तो वो खुद जीरो है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई मल्टीप्लाई में क्वांटिटी जीरो की तरफ जाती है तो प्रोडक्ट भी कहां जाता है, जीरो की तरफ जाता है। तो एक खुद जीरो है, तो ये चाहेगा कि प्रोडक्ट को मैं डिसाइड करूं, यानी प्रोडक्ट शुड बी अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, ये रहेगी ए की टेंडेंसी, ये रहेगा ए का अप्रोच ये रहेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी खुद इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, तो बी भी यही चाहेगा कि डोमिनेट मैं करूं। तो अगर वो बी डोमिनेट करेगा, अगर बी प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, तो वो खुद इन्फिनिटी है, और हम जानते हैं अगर हम किसी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये चाहेगा, क्योंकि ये खुद इन्फिनिटी है, तो ये चाहेगा कि प्रोडक्ट मेरे हिसाब से आए एंड प्रोडक्ट शुड रीच टुवर्ड इन्फिनिटी। ये डिमांड किसकी रहेगी, ये डिमांड रहेगी बी की। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, यहां पर क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पे क्रिएट हो गया अपोजिशन। ए चाहेगा कि आंसर को मैं फिक्स करूं, आंसर जीरो की तरफ जाए, बी चाहेगा कि आंसर को मैं फिक्स करूं, आंसर जाए इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पर अगर क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यह हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल पाएंगे कि आंसर हमारा क्या आने वाला है, सी कहां जाने वाला है। सी कहीं भी जा सकता है, सी जा सकता है जीरो की तरफ भी, सी जा सकता है इन्फिनिटी की तरफ भी, और सी इवन किसी कांस्टेंट नंबर को भी अप्रोच कर सकता है। या हम डायरेक्टली बिना फंक्शन को देखे, बिना फंक्शन पे काम किए कोई कमेंट नहीं कर सकते कि सी कहां जा रहा होगा। इसीलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जहां पर हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब तुम एक चीज और समझो इसके अंदर, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो यहां पर जो ए है ना, ये जीरो अप्रोचिंग है, ये जीरो नहीं है। जीरो होना और जीरो अप्रोचिंग में फर्क होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो आएगा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अगर मैंने एक्स को एग्जैक्ट जीरो लिया है तो वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स बराबर जीरो प्लस या जीरो माइनस पे काम कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये जीरो क्या तो हल्का सा बड़ा होगा या जीरो से हल्का सा छोटा होगा। तो यहां पर जो ए अपना है ना, ये जीरो अप्रोचिंग है, जीरो के आसपास है, जीरो के प्लस में या जीरो के माइनस में, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं है। अगर ये जीरो हो गया होता, अगर ये परफेक्टली जीरो होता, तो फिर मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए आंसर इसका जीरो आएगा। हम जानते हैं अगर कोई नंबर प्योरली जीरो है, अप्रोचिंग नहीं, प्योरली जीरो है, तो उसको अगर हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, आंसर कितना आएगा अपना, आंसर अपना जीरो आएगा, सर्टेनली जीरो आएगा। वहां पर ये डेफिनेटली डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता। लेकिन अभी दिक्कत है, अभी ये जीरो अप्रोचिंग है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तभी है जब ये जीरो अप्रोचिंग है। अगर ये एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो उस केस में ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात सबको समझ में आई, यहां तक की बात। पहले मुझे ये यस बताओ, हाँ सर। सब लोग फील कर पाए इस बात का मतलब कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास डिवीजन में है ना, डिफरेंस में और कुछ एक्सपोनेंशियल में भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो मैं लिख रहा हूं उनको, साथ में हम समझेंगे भी कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में फॉर्म आया हमारे पास, वो आया है जीरो इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। तो फॉर्म नंबर वन लिखो तुम यहां पर। जो पहला फॉर्म हमारे पास आया है वो मल्टीप्लाई में आया है, उसमें एक नंबर जीरो अप्रोचिंग है और एक नंबर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, ठीक है। इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग होता है वैसे भी, उसमें अगर मैं एरो का यूज नहीं भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी इटसेल्फ इज अप्रोचिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो वो कभी फिक्स तो होता नहीं कि इन्फिनिटी फिक्स हो गया, है ना। तो अगर मैं एरो का यूज नहीं भी करूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो तो खुद ही अप्रोचिंग क्वांटिटी है। लेकिन जीरो के सामने एरो का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि जीरो अप्रोचिंग क्वांटिटी है। तो पहला फॉर्म हमारे सामने ये आ चुका है, मल्टीप्लाई में ये वाला फॉर्म होता है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, डायरेक्टली इसका आंसर मैं नहीं निकाल सकता। अब आते हैं फॉर्म नंबर टू पर। तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, अब डिवीजन में आते हैं अपन। अब अपन देखते हैं डिवीजन में कौन कौन से फॉर्म हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो एक आता है भाई जीरो बाई जीरो फॉर्म, एक आता है जीरो बाई जीरो, ठीक है। ये अपने पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। क्यों क्यों है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? क्योंकि देखो जो नंबर न्यूमरेटर में है वो भी जीरो अप्रोचिंग है, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो भी कैसा है, वो भी जीरो अप्रोचिंग है, ठीक है। देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, जीरो अप्रोचिंग इंटू वन अपॉन जीरो अप्रोचिंग, ऐसे लिख दिया इसको। अभी भी वही लिखा हुआ है। अब देखो ये खुद जीरो है, अब
तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि प्रोडक्ट को मैं फिक्स करूं, तो ये चाहेगा कि आंसर मेरे हिसाब से आए, तो आंसर जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये इसकी टेंडेंसी रहेगी। और यहां पर जीरो अप्रोचिंग डिवाइड में है, और जब जीरो अप्रोचिंग क्वांटिटी डिवाइड में आती है तो इफेक्टिवली ये वैल्यू कहां जाएगी, ये वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, इंफिनिट। ये जाएगा टुवर्ड इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली फॉर्म नंबर 1 ही लिखा हुआ है इफेक्टिवली, है ना। तो ये चाहेगा जीरो की तरफ जाना और ये चाहेगा इन्फिनिटी की तरफ जाना। तो क्या क्रिएट हो गया यहाँ पर भी क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। तो ये आ गया अपना दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो मुद्दे की बात यहाँ पर ये मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, ये जीरो अप्रोचिंग है, जीरो नहीं है। जैसे अगर मान लो इसका न्यूमरेटर जीरो हो गया एग्जैक्टली हम बोल देंगे वहीं पर आंसर विल बी जीरो। उस केस में ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट जीरो लिखा होता है तो वैल्यू अपनी एग्जैक्ट जीरो ही आती है। लेकिन यहाँ जीरो अप्रोचिंग है, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो इसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के थ्रू आएगा। ठीक है, तो सर एक तो हाँ बोलो। अगर सर 0/0 होता तो? वो चीज डिफाइन नहीं होती, वो चीज डिफाइन नहीं होती, उस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर मान लो ऊपर भी परफेक्ट जीरो नीचे परफेक्ट जीरो, तो ये चीज डिफाइन नहीं है, इसको हम कुछ नहीं बोल सकते यस। इसके बारे में। ठीक है, चलो। तो ये आ गया अपने पास। अब हम बात करें फॉर्म नंबर 2 में, ये तो मल्टीप्लाई में था फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 आ गया तुम्हारा डिवीजन में, है ना। तो डिवीजन में देखो एक और फॉर्म होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तुम इसको करो फॉर्म नंबर 3 में लिख दो, यहाँ पर फॉर्म नंबर 3। अपने पास 7 फॉर्म आते हैं ऐसे। तो ये आता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अप्रोचिंग का तो साइन नहीं करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग क्वांटिटी होती है। तो अगर ये वाला फॉर्म आ गया तो ये फॉर्म भी कैसा है, ये फॉर्म भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्यों, कि देखो ये भी वही लिखा हुआ है, जीरो इंटू इन्फिनिटी। देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो तुम इसको देखो ऐसे लिख दो, इन्फिनिटी इंटू वन अपॉन इन्फिनिटी, तुमने ऐसे लिख दिया। तो ये तो चाह रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाना, और ये चाह रहा है वन अपॉन इन्फिनिटी यानी कि जीरो की तरफ जाना। ठीक है, तो ये जीरो अप्रोचिंग है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोचिंग है। अगेन क्या क्रिएट हो गया, अगेन क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये वाला फॉर्म भी कैसा है, ये वाला फॉर्म भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में एक था जीरो बाई जीरो इंटू इन्फिनिटी, डिवीजन में दो आ गए, जीरो बाई जीरो एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, अब आते हैं अपन डिफरेंस में। डिफरेंस में भी हमारे पास एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है, और वो होता है अपना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, वो होता है अपना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्यों, अब ये वाला फॉर्म कैसे, तो देखो पहली बात तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि दोनों इन्फिनिटी सेम है ये। ठीक है, ऐसा क्योंकि इन्फिनिटी तो पता ही नहीं हमें क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना कि तो कट जाएगा ऐसे और जीरो आंसर आ जाएगा ऐसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो अप्रोचिंग क्वांटिटीज हैं दोनों, तो पता ही नहीं हमें कि कौन किस तरह से डील कर रहा है, मतलब कौन किस तरह से लीड कर रहा है, कौन किसके रिस्पेक्ट में कितना डोमिनेट कर रहा है, तो वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो होगा क्या यहाँ पर, जो प्लस में इन्फिनिटी अगर मान लो वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मतलब उसका जो डोमिनेट डोमिनेट करने का जो रेट है वो बहुत हायर है इस नेगेटिव वाले इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। तो फिर क्या होगा, अगर ये लीड करेगा तो वैल्यू को फिर अपने हिसाब से फिक्स करेगा ये, तो ये वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। और अगर मान लो इसमें जो नेगेटिव में जो इन्फिनिटी लिखा हुआ है, मान लो इसने डोमिनेट किया, इसका जो रेट ऑफ ग्रो है तो बहुत फास्ट है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है उसका फंक्शन, तो फिर ये लीड करेगा, और तब वैल्यू कहां चली जाएगी फंक्शन की, तब वैल्यू चली जाएगी फंक्शन की टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी। और अगर मान लो दोनों का जो ग्रोथ का रेट है उसका डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर रह रहा है, तो आंसर अपना कांस्टेंट भी आ सकता है उस केस में। ठीक है, तो यहां पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन किस हिसाब से आगे जा रहा है, कौन किस हिसाब से आगे जा रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्म कैसा है, ये वाला फॉर्म भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो हम यहां पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है बात सबको ये वाली? यस सर। ठीक है, हाँ सर। तुम्हें सारे फॉर्म याद भी रखने हैं यार, सारे फॉर्म तुम्हें सारे फॉर्म एकदम रटे हुए होने चाहिए कि 7 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, कि क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर करेंगे हम, जो सवाल हमारा जेई में आएगा वो इन 7 फॉर्म के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में एक है और डिवीजन में 2 है और सब्ट्रैक्शन में एक है। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्म नंबर 5 की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएंगे इसके अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन कौन से आएंगे देखो, तो एक तो आता है अपने पास क्या, एक तो आता है अपने पास जीरो रेश टू जीरो, जीरो रेश टू जीरो, जीरो रेश टू जीरो वाला फॉर्म अपने पास एक तो आएगा। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्म आ गया अपने पास जीरो रेश टू जीरो। ठीक है, अब बताओ मुझे ये जो जीरो रेश टू जीरो वाला फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, बताओ ये वाला फॉर्म बताओ इंडिटरमिनेंट है या नहीं है, तुम बताओ मुझे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो कैसे, बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी, तुम बताओ, तुम बताओ इसमें सर क्या जो दिक्कत है। मतलब सर जो पावर में ना, हाँ अगर हाँ वो 0 को टेंडिंग करेगी तो 1 हाँ आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल। और जब सर
मतलब बेस की टेंडेंसी क्या है, देखो बेस जीरो के पास में, और हम जानते हैं अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर जीरो की तरफ होता है तो वो चाहता है कि वैल्यू को वो जीरो की तरफ ही लेके जाए। जैसे अगर मान लो मैंने 0 रेस टू 20 किया तो इसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। तो अगर बेस जीरो के पास में है तो चाहेगा बेस कि मैं अपने हिसाब से आंसर को लेकर के आऊं, ठीक है। तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी आंसर को जीरो की तरफ लेकर के जाने की। अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट भी यहाँ पर जीरो है, और हम जानते हैं अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट जीरो होता है तो वो ये चाहता है कि आंसर को मैं वन की तरफ लेकर के जाऊं। जैसे हम जानते हैं अगर मान लो 5 रेस टू 0 लिखा हुआ है तो कितना आंसर आएगा, वन आएगा। तो अगर किसी नंबर का बेस जीरो है तो वो चाहेगा कि आंसर जीरो की तरफ जाए, अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट जीरो है तो वो चाहेगा कि आंसर वन की तरफ जाए। तो यहां पर इन दोनों में क्या क्रिएट हो गया, इन दोनों में क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को भी हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कंसीडर करेंगे, बेस जीरो अप्रोचिंग एंड इन्फिनिटी जीरो, सॉरी एक्सपोनेंट जीरो अप्रोचिंग, ठीक है। तो एक चीज और समझो यहां पर कि ये अगर मान लो बेस परफेक्टली जीरो हो जाता, ये तो खैर जीरो अप्रोचिंग है, अगर बेस एग्जैक्टली जीरो हो जाता तो अपन बोलते कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता, क्योंकि अगर बेस एग्जैक्टली जीरो है तो फिर एक्सपोनेंट कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो। उस केस में ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। सिमिलरली अगर इसका एक्सपोनेंट एग्जैक्टली जीरो होता, एक्सपोनेंट अगर इसका एग्जैक्टली जीरो होता तो बेस भले ही कुछ भी कर रहा हो, बेस भले ही कहीं भी जा रहा हो, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर वन आएगा, क्योंकि उस केस में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर पावर जीरो लगी होती है तो आंसर कितना आएगा, आंसर वन ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तभी है जब बेस भी जीरो अप्रोचिंग है एंड एक्सपोनेंट इज आल्सो जीरो अप्रोचिंग, तभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। बाकी तो अगर वो दोनों फिक्स हो गए तो फिर उस केस में ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात है सब लोगों को, ये वाली क्लियर है यहां तक की बातें? हाँ सर। यस सर। ठीक है, फॉर्म नंबर 5 ये हो गया। अब आते हैं फॉर्म नंबर 6 पर। एक्सपोनेंट में 3 फॉर्म आते हैं, फॉर्म नंबर 6 को देखते हैं। फॉर्म नंबर 6 क्या है तुम्हारा, बेस अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है एंड एक्सपोनेंट इज जीरो अप्रोचिंग, बेस अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है और एक्सपोनेंट कैसा है, जीरो अप्रोचिंग है। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बेस खुद इन्फिनिटी है तो बेस ये चाहेगा कि यार आंसर को मैं फिक्स करूं, तो बेस चाहेगा कि आंसर जाए टुवर्ड इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंट चाहेगा आंसर जाए टुवर्ड वन, क्योंकि एक्सपोनेंट जीरो अप्रोचिंग है, ठीक है। तो आंसर जाएगा, वो चाहेगा कि आंसर जाए टुवर्ड वन। तो यहां पर भी क्या क्रिएट हो गया, यहां पर भी क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्म भी क्या है, ये वाला फॉर्म भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहेगा, ठीक है। और लास्ट सेवेंथ फॉर्म वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। लास्ट का जो सेवेंथ फॉर्म है अपने पास वो है 1 रेस टू इन्फिनिटी। वो क्या है, 1 रेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर्म नंबर 7 ये अपना लास्ट फॉर्म है। यहां भी तुम समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है, बेस वन अप्रोचिंग है तो बेस चाहेगा कि आंसर को मैं फिक्स करूं, तो आंसर वन की तरफ जाना चाहिए। एक्सपोनेंट जो है वो अप्रोचिंग है इन्फिनिटी, तो वो चाहेगा कि आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी क्रिएट हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पर भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो अपने पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के थ्रू ही आएगी, ठीक है। एक बात ध्यान देना यार यहां पर कि बेस वन अप्रोचिंग है, बेस वन नहीं है। अगर बेस एग्जैक्टली वन हो गया ना तो फिर तो आंसर वन ही आएगा इसका, भले ही एक्सपोनेंट कुछ भी कर रहा हो, भले एक्सपोनेंट कहीं भी जा रहा हो, लेकिन अगर बेस एग्जैक्टली वन है तो आंसर डेफिनेटली वन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। उस केस में वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात सबको ये वाली यहां तक? हाँ सर। किसी को कुछ भी डाउट इन 7 फॉर्म से रिलेटेड तो पूछो, कुछ भी दिक्कत कहीं भी तो पूछो, नहीं सर। ठीक है। तो तुम्हें साथ के साथ फॉर्म तुम्हें याद भी रखना है यार कि साथ के साथ फॉर्म कौन कौन से हैं ये, तुम्हें डायरेक्टली याद भी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हम इन्हीं के थ्रू करेंगे, इन्हीं के ऊपर करेंगे, मतलब आगे जो भी हम सवाल करेंगे तो तुम्हें ये सारे फॉर्म एकदम ध्यान भी रखने हैं कि कौन कौन से फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। एक नोट तुम लिख लो यहाँ पर, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन टाइप का होता है तो लिख लो तुम, ठीक है। नोट के अंदर, नोट में तुम लिखो, देखो हमने 0 रेस टू 0 लिया, इन्फिनिटी रेस टू 0 लिया और 1 रेस टू इन्फिनिटी लिया। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 0 रेस टू इन्फिनिटी वाले फॉर्म को कौन सा फॉर्म मानेंगे अपन, ठीक है। इसको अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म मानेंगे या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मानेंगे। अगर बेस जीरो की तरफ जा रहा है और एक्सपोनेंट जा रहा है टुवर्ड इन्फिनिटी तो इस वाले फॉर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, बहुत से लोगों का ये भी डाउट रहेगा। तुम बताओ क्या करेंगे, तुम बताओ मुझे, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तुम बताओ। तो इसका आंसर है ये जो फॉर्म है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म ही है, ये जो फॉर्म है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म ही है। क्यों बताओ, क्योंकि देखो अब तुमको देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर बेस तो जीरो की तरफ जा रहा है,
तो बेस तो फिर ये चाहेगा कि आंसर 0 आना चाहिए, और एक्सपोनेंट इन्फिनिटी है तो एक्सपोनेंट ये चाहेगा कि आंसर जो है इन्फिनिटी आना चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल यहाँ भी जो है कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आना चाहिए था, लेकिन देखो ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, हाँ बिल्कुल, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इन्फिनिटी भी यही चाह रहा है कि आंसर 0 की तरफ जाए, इन्फिनिटी भी यही चाह रहा है यहाँ पर कि आंसर 0 की तरफ जाए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 0 के पास वाली क्वांटिटी का जितना हम पावर बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी यार। जैसे अगर मैंने इस नंबर को 0.01 मान लिया, मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू और घट गई, इसकी वैल्यू जो है वो और घट जाएगी, और करूंगा तो वैल्यू और घटेगी। तो यहाँ पर बेस भी ये चाहता है कि नंबर 0 की तरफ जाए, और एक्सपोनेंट भी यही चाहता है कि नंबर 0 की तरफ ही जाए, क्योंकि जितना हम 0 अप्रोचिंग क्वांटिटी का पावर बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी वैल्यू 0 के पास जाएगी। तो बेस और एक्सपोनेंट दोनों की सेम टेंडेंसी है इस केस में, दोनों कहां जाना चाहते हैं, दोनों 0 की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल डिटरमिनेंट फॉर्म है, और इसका बताओ कितना आंसर आएगा, कितनी लिमिट आएगी इसकी, लिमिट आएगी इसकी 0 के बराबर, क्योंकि बेस भी यही चाहता है और एक्सपोनेंट भी यही चाहता है। क्लियर बात सबको ये वाली? यस हाँ सर। सर, हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं बहुत बेसिक से, ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आए कि सारी चीज हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो तुम। आइडेंटिफाई which of the following are in determinant indeterminate forms। ठीक है, बताने हमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन सा जो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, और में से कौन कौन से फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्म को फॉलो करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तुम्हें दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस। अगर उसने 0 प्लस बोल दिया तो मतलब वो सिर्फ RHL में इंटरेस्टेड है, बस वो सिर्फ RHL में इंटरेस्टेड है बस। फंक्शन हमारे पास है GIF x की पावर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस x की पावर x क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बस दो ही क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो दो ही करते हैं, दो ही काफी है, तुम थोड़ा फील कर लोगे इन सवालों में दोनों में कि क्या क्या होने वाला है। तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन सा फॉर्म डिटर्मिनेंट है और कौन कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेंट है, जो हमारे पास सवाल लिखे हुए हैं यहां पर। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्म में लिखा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्म डिटर्मिनेंट है क्या डिटर्मिनेंट। या इंडिटर्मिनेंट है, बताओ, बाकी लोग बोलो। डिटर्मिनेंट है। बिल्कुल डिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि देखो सिर्फ RHL की बात कर रहा है, ये 0 प्लस की बात कर रहा है। अगर 0 प्लस की बात कर रहा है तो हमारा जो x होगा वो किस टाइप का होगा, 0.00001 टाइप का होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बेस की बात करूं, बताओ बेस किसको अप्रोच करेगा, तो बेस अप्रोच करेगा 0.0001 का मैं GIF लूंगा तो कितना आएगा, तो वो 0 आएगा एग्जैक्टली, वो अप्रोच नहीं करेगा 0 को, वो 0 आएगा एग्जैक्टली, परफेक्टली 0 आएगा, ये 0 अप्रोचिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 0.001 लूंगा तो उसका GIF 0 आता है, मैं और नजदीक आऊंगा 0 के तब भी GIF 0 रहेगा। तो जो वैल्यूज आएंगी वो परफेक्टली 0 रहेंगी, वो 0 की तरफ नहीं जाएंगी, वो परफेक्टली 0 रहेंगी। तो यहां पर जो बेस है ना इस फंक्शन का, वो परफेक्टली 0 है, और अगर बेस परफेक्टली 0 है तो फिर एक्सपोनेंट कुछ भी लगा हुआ हो, आंसर किसके इक्वल आएगा, आंसर 1 के इक्वल आएगा। देखो इस सवाल में देखो हो क्या रहा है, अगर इस सवाल की हम बात करें तो यहाँ बेस परफेक्टली 0, 0 अप्रोचिंग नहीं है, परफेक्टली 0 है, और पावर क्या है, पावर 0 अप्रोचिंग है, क्योंकि अगर मैं 0 प्लस का स्क्वायर करूंगा तो वो 0 अप्रोचिंग आएगा। लेकिन अगर बेस 0 हो गया, परफेक्टली 0 हो गया, तो फिर पावर कुछ भी लगी हुई हो, कितना आंसर आएगा क्वेश्चन का, आंसर इसका 0 आ जाएगा। क्या आंसर है इसका, 0। और ये फॉर्म कैसा है, फॉर्म है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया इसको, क्योंकि हमें पता है कि वो 0 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि बेस यहां पर परफेक्टली 0 है। क्लियर है बात सबको ये वाली, सब लोग यस फील सर। कर पा रहे हैं क्या यार? हाँ सर। अच्छा, सवाल नंबर 2 बताओ, सवाल बताओ मुझे, सवाल नंबर 2 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इनडिटर्मिनेंट। बिल्कुल ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बेस की बात करें तो बेस यहाँ पर x है, x 0 प्लस टाइप का है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 नहीं हो रहा, 0 प्लस टाइप का है, तो x जो है वो 0 के एकदम राइट में है। ठीक है, तो 0.001 टाइप का है, तो बेस एग्जैक्टली 0 नहीं है, यहाँ पर बेस 0 के पास में है, यानी कि बेस यहाँ पर 0 को अप्रोच कर रहा है।
रही बात एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट कैसा है, तो अगर मैं 0.001 का मैं क्यूब करूंगा तो वो भी कैसा आएगा, वो भी एकदम जीरो के पास में ही आएगा। तो बेस भी यहाँ पर जीरो अप्रोचिंग है और एक्सपोनेंट भी यहाँ पर जीरो अप्रोचिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कौन सा फॉर्म आ गया, ये तो अपने पास फॉर्म नंबर 5 आ गया। और ये फॉर्म कैसा है बोलो, ये फॉर्म अपने पास होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, ये अपने पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते अभी के लिए, हम आगे सीखेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। समझ में आया फर्क क्या है दोनों में, एक में बेस एग्जैक्टली जीरो हो गया और एक में बेस जीरो अप्रोचिंग है। तो एग्जैक्टली जीरो को तो डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, और जहां जीरो अप्रोचिंग था वहां आ गया अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर बात सबको ये वाली? सर तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी इंडिटरमिनेंट ही होगा ना? हाँ किस सर। वाले, कौन से क्वेश्चन में? फ्रैक्शनल पार्ट अगर होता तो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही होता ना फ्रैक्शनल पार्ट में भी हाँ यही होता, नीचे। अगर हाँ बिल्कुल, अगर मान लो बजाय जीआईएफ के फ्रैक्शन होगा तब भी वही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो को अप्रोच, मतलब एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं। मतलब तुम फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्वेश्चन बोले, तुम्हारा क्वेश्चन बोलो एक बार, क्वेश्चन क्या तुम्हारा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या लिखा नहीं हुआ है? ये सेम क्वेश्चन। अच्छा मतलब हाँ, फ्रैक्शनल रेस टू पार्ट, एक्स रेस टू चलो क्यू। ठीक है ठीक है समझ गया। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट भी एक्स की तरह ही काम करेगा, हाँ है ना। वो भी एकदम, वो कभी जीरो हाँ नहीं हो पाएगा, वो जीरो की तरफ रहेगा, तो बिल्कुल वो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है सबको बात ये वाली? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या यार सब हाँ लोग सर। बोलो। चलिए, तो ये हो गया अपने पास यस। यहाँ पर बात। अब हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन के ग्राफ पर कमेंट करना है, ग्राफ की लिमिट निकालनी है, तो वो लिमिट कैसे चेक करते हैं, कि किस ग्राफ को देख के हम चेक कैसे करते हैं कि ग्राफ के किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ ए ग्राफ। अगर हमें किसी ग्राफ वाले फंक्शन का लिमिट निकालना है, तो वो लिमिट हम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं काम। तो एक तो मैं ग्राफ दे रहा हूं, मैं सिंपल सा, हम ग्राफ के 2-3 पॉइंट लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे कि कहां कहां पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कहां कहां पर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कोई ग्राफ ले लिया इस तरीके से, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कोई ग्राफ ले लिया ऐसे ही। ये मान लो x इज इक्वल टू ए है, ये b है, ये c है, और ये वाला पॉइंट d पॉइंट। ये 4 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, और हमें इन 4 पॉइंट्स पे काम करना है कि इन 4 में से किस किस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किस किस पर नहीं कर रही। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर, है ना। पहले हम काम करेंगे बी और सी पर, और फिर हम एकदम एंड में काम करेंगे एंड पॉइंट्स पर। एंड पॉइंट कौन कौन है इसके, ए और डी हैं। तो हम एकदम आखिरी में काम करेंगे ए और डी पर। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं बीच वाले पॉइंट्स पर। तो बीच वाले पॉइंट कौन कौन से, बी और सी है। तो पहले मैं काम कर रहा हूं x बराबर b पर। तुम मुझे बताओ, क्या x बराबर b पर, बताओ इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा? बताओ क्या x इक्वल टू b पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? तो आंसर है जी। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? देखो b पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, b पर लगा हुआ है ओपन सर्कल, तो x इक्वल टू b पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये हमारा कभी कंसर्न था ही नहीं। ये लिमिट के लिए कभी कंसर्न था ही नहीं। लिमिट के लिए कंसर्न क्या था, कि उस पॉइंट के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो अगर मैं b के जस्ट राइट में गया, मतलब मैं b के हल्का सा आगे गया, राइट में गया, तो मेरे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो हम देख पा रहे हैं। टेंडेंसी क्या है फंक्शन की, अगर मैं इस वैल्यू को मान लो m मान लेता हूं m, तो b के राइट में भी फंक्शन m को अप्रोच कर रहा है, और मैं जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट ले लूं, मैं b के जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट ले लूं, तो मैंने ये ले लिया, तो जस्ट जो लेफ्ट में पॉइंट आएगा उसकी भी टेंडेंसी क्या है, उसकी भी वैल्यू कहां जा रही है, उसकी वैल्यू भी m की तरफ ही अप्रोच कर रही है, वो भी m की तरफ ही आना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू b पर फंक्शन का RHL, फंक्शन का LHL दोनों बराबर आ गए और दोनों m के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके इक्वल आएगा, वो m के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। सबको समझ में आई बात ये वाली? क्या चेक करना है, उस पॉइंट के हाँ सर। रिस्पेक्ट में जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये चेक करना होता है ग्राफ के अंदर। इससे हम कमेंट कर देते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मुझे x इज इक्वल टू सी पे काम करना है, x इक्वल टू सी पर, तुम बताओ मुझे x इक्वल टू सी पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? तो आंसर है नहीं नहीं कर करेगी। रही, क्योंकि अगर मैं सी के जस्ट राइट में जाऊं,
ये अपने पास सी है, मैं चला गया जस्ट राइट में, तो ये वैल्यू आ गई फंक्शन की, ये वैल्यू किसके बराबर है, लगभग m के बराबर है। तो c के RHL में c का जो RHL आएगा, c के जो जस्ट राइट वाला पॉइंट आएगा उस पर फंक्शन m को अप्रोच कर रहा है, तो c का जो RHL है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अगर मैं c के लेफ्ट में आ गया, अगर मैंने x इक्वल टू c का जस्ट लेफ्ट ले लिया, तो वो ये वाला पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट पर हम देख रहे हैं ग्राफ चेंज हो रहा है, c के लेफ्ट में ग्राफ चेंज है। तो अगर मैं c के जस्ट लेफ्ट में आ गया तो फंक्शन जो है वो कहां पहुंच रहा है, फंक्शन यहां पहुंच रहा है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, अगर मैं इस वैल्यू को n मान लूं तो c के लेफ्ट में फंक्शन पहुंच रहा है n को, तो c पर कितना LHL आ गया, c पर LHL आ गया हमारा n के बराबर। सी पर कितना LHL आ गया, सी पर LHL आ गया अपना n के बराबर। तो सी पर RHL m है और LHL n है, दोनों सेम नहीं है, n तो बड़ा यहाँ पर m से दिख रहा है क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ, RHL एंड LHL बोथ आर नॉट इक्वल, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर बात सबको ये वाली? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं अपन एंड पॉइंट्स पर कि एंड पॉइंट पर क्या कहानी है। एंड पॉइंट्स पर आते हैं, तो एंड पॉइंट कौन कौन है, ए और डी यहाँ पर इस फंक्शन के एंड पॉइंट है, इस ग्राफ के एंड पॉइंट है। तो एक बार के लिए हम x बराबर a और x बराबर d की बात भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पहले मैं a पे बात करता हूँ। अब तुम मुझे पहले ये बताओ, अगर x इक्वल टू में a की बात करूं तो क्या a पर फंक्शन का कुछ LHL आएगा क्या, LHL x बराबर a पर फंक्शन का नहीं। LHL आएगा क्या, नहीं आएगा, ग्राफ ही नहीं है ना। तो इसमें देखो क्या करते हैं हम, जब भी हम एंड पॉइंट्स पर काम करते हैं तो जो भी लिमिट होती है उसी पर काम करेंगे, है ना। अब जैसे a पर हम काम कर रहे हैं तो a के लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ग्राफ है उसकी लिमिट देखो तुम वो कैसी आ रही है। तो a पर LHL तो आएगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो तुम किसको चेक करो, तुम सिर्फ चेक करो RHL को, तुम सिर्फ चेक करो RHL को, और वो देखो कि वो फाइनाइट है क्या। जो भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉइंट पर वो चेक करो कि वो फाइनाइट है या नहीं है। अगर वो फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं x इक्वल टू ए के जस्ट राइट की बात करूं तो जस्ट राइट में अपने पास ये वाला पॉइंट है, उस पर ये वाली वैल्यू आ गई, इस वाली वैल्यू को अगर मैं t मान लूं तो x इज इक्वल टू ए का जो RHL है वो कितना आ गया, वो हमारे पास t आ गया। x इक्वल टू ए पर हम जो LHL है उसकी तो बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि LHL तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए के लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी है, जो भी डिफाइंड है उसको देखो, क्या वो फाइनाइट है क्या, क्या वो इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी तो हम देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं है, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या होगा, x इज इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वो लिमिट किसके इक्वल आएगा, वो लिमिट t के बराबर आ जाएगा। वो लिमिटिंग जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, t के बराबर आएगी। तो अगर एक लिमिट डिफाइन है कोई भी, तो तुम बस ये चेक करो कि वो फाइनाइट है या नहीं है। अगर फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, एंड अगर वो फाइनाइट नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं अपन x बराबर d पर, तुम बताओ इसमें क्या होगा x बराबर d पर। तो अगर मैं x बराबर d के नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ राइट में तो ग्राफ है नहीं, d के लेफ्ट में ग्राफ है, तो अगर मैं d के लेफ्ट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो हम देख पा रहे हैं ये लाइन तो उसके लिए एसिम्प्टोट की तरह काम कर रही है। वैल्यू कहां जाएगी d पर, d के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू जा रही है फंक्शन की वो जा रही है टुवर्ड इन्फिनिटी, टुवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो d पर जो RHL सॉरी जो LHL आएगा d पर सिर्फ वही आएगा, RHL तो आएगा नहीं, और वो कितना आ गया, वो इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और वो फाइनाइट नहीं हुई, और अगर वो फाइनाइट नहीं होगी तो इस एंड पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात सबको यहां तक, क्लियर बात सबको यहां तक? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। x इक्वल्स टू a का एक बार फिर से। देखो x इक्वल टू ए की बात करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये अपने पास x इक्वल टू ए था। ठीक है, पहली बात तो a के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, a के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, तो अगर a के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है तो a पर LHL की बात तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट होता है जिसमें जो भी ग्राफ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो हम सिर्फ a पर RHL की बात कर पाएंगे, किसकी बात कर पाएंगे, सिर्फ RHL की बात कर पाएंगे। तो मैं निकालूंगा a पर RHL, तो मैंने जस्ट राइट वाला पॉइंट ले लिया, तो हम देख रहे हैं जस्ट राइट वाले पॉइंट पर जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। a के जस्ट राइट वाले पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो t की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही क्या आएगा, वही इस फंक्शन का RHL आ जाएगा। तो RHL किसके इक्वल आ गया, RHL t के इक्वल आ गया, और वो फाइनाइट क्वांटिटी है, क्योंकि t तो फाइनाइट नंबर होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी होगी वो। तो अगर वो क्वांटिटी फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब जो एंड पॉइंट होते हैं ना उनमें अगर जो भी लिमिट आ रही है वो लिमिट अगर फाइनाइट आ रही है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर वो लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है बात सबको ये वाली? अच्छा। हाँ। ठीक है, हाँ सर। चलो
यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, आगे बढ़े?